तुम ही एकला चलो, यानी तुम अकेले चलो उस पथ पर जहां कोई तुम्हारे साथ हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम अकेले निरंतर उसी पथ पर चलते रहो। चुनावों का माहौल चल रहा है और हम इसी चुनाव के माहौल में आज पहुंचे हैं 254 विधानसभा क्षेत्र फाफामऊ निर्दलीय प्रत्याशी विनोद पांडे जी के पास। आप पेशे से वकील हैं जी, आपने अपनी शुरुआत वकालत से की। वकालत की शुरुआत के बाद आज आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा रहा है सफर आपका? अब तक का सफर हमारा बहुत बढ़िया रहा है। क्षेत्र में भी, अपने वकालत पेशे में भी मैं सफल रहा हूँ और आगे भी ईश्वर चाहेगा तो मैं सफल ही रहूंगा। अच्छा, कई वकीलों को देखा गया है जो कि राजनीति में आते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी क्या भावना थी, ऐसी क्या प्रेरणा मिली आपको जो आप वकालत छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फाफामऊ से इस बार खड़े हुए हैं? पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। सामाजिक समस्याओं को मैं गहरी बात समझता हूँ। राजनीतिक समस्या वो अलग समस्या है, वो राजनीति करने वाले अपना समझे। मैं समाज में देखा कि वहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। जबरदस्ती हमारे ऊपर प्रत्याशियों को थोपा जाता है और हमको मजबूर किया जाता है ना फला प्रत्याशी को वोट है। लिहाजा मैंने जो है निर्णय किया कि मैं स्वयं एक नया रास्ता बनाऊं और ये हमने घोषणा पत्र जारी भी किया है, बिल्कुल नया है, किसी से भी तालमेल या मेल नहीं खाता है। और इसलिए मैं जो है समाज की सेवा करने के लिए उतरा हूँ और फिलहाल फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र अपना चुना है सेवा के लिए और वो करता हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका कोई राजनीतिक घराना नहीं है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो फाफामऊ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो एसपी के कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस बीएसपी के कैंडिडेट हैं, इनके सामने आप एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं। कितना मुश्किल है इन लोग के सामने वोटों को अपनी ओर आकर्षित कर पाना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसलिए मुश्किल नहीं है, ये सब जातिवादी राजनीति के आधार पर सब प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। इनको किसी एक जात का वोट मिल सकता है और हमारा जो है सब जात में घुसपैठ है, सब जात में हमारा जान पहचान है, हर जात का मुझको सपोर्ट है। इसलिए मेरा चुनाव सबसे अलग है, बेहतर है और चुनाव जीतने की होगा। ऐसा नहीं लगता आपको कि जो ये 80-20 का फॉर्मूला चल रहा है इस समय यूपी में कि 80 बनाम 20%, उसमें बीजेपी और सपा की जो लड़ाई दिख रही है मुख्यतः, उसमें आप अपने आप को फाफामऊ क्षेत्र से कहां देख पा रहे हैं इन चुनावों में? मेरे लिए तो 100% मतदाता हमारे साथ है। हमारे लिए 80-20 का कोई फार्मूला नहीं है, हमारे पास 60-40 का कोई फार्मूला नहीं है, हमारे पास 85-15 का कोई फार्मूला नहीं है। ये सब सपा बसपा भाजपा लोगों का, कांग्रेस, ये सारे लोगों का ही सारे फार्मूले बनाए हुए हैं। जातियों को बांटना है और एक मैक्सिमम वोट प्राप्त करके सरकार चलाना, बस इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। क्या क्या क्षेत्रीय समस्याएं हैं आपकी और जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितना हल किया है आपकी क्षेत्रीय समस्याओं को? नेशनल हाईवे छोड़ करके कोई विकास का काम फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। वर्तमान विधायक जो भी रहे हैं, नाम ले लीजिए मिस्टर विक्रमाजीत मौर्य, आप क्षेत्र में चले जाइए। जीतने के बाद आज पूरे 5 साल बीत चुके हैं, आज तक उन्होंने क्षेत्र में कदम नहीं रखा। विकास की तो बात छोड़िए, और विकास के आप अंदर रोडों पे चले जाइए, सारे रोडें उबड़ खाबड़ है। टकरदहार रोड देख लीजिए, सिरावार देख लीजिए, पटेल नगर से बगल की रोड देख लीजिए, होलागढ़ दहियावा में देख लीजिए, जो मेन मार्केट है, घर तो ब्लॉक है, बैंक है, सब कुछ है, वहाँ के रोडें आप जाके देख लीजिए। सबकी यही स्थिति। आप सबसे 40 नंबर गोमती से और कोलसर तक चले जाइए, आप जा नहीं सकते हैं, अभी भी ऐसे ऐसे रोडें बनी हुई हैं। तो जब मेन रोड विधायक का जो काम है, लोकल जो काम है, स्थानीय जो समस्या है, उसको विधायक करेगा ना। विधायक ने क्यों नहीं किया, इसीलिए उसको टिकट नहीं मिला।
उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने उन्हीं के जात को फिर से टिकट दिया है। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो विकास के बदले जात और धर्म पे आकर खड़ा हो गया है फिर से। कैसे आकर्षित होगा वोटर आपकी तरफ, और क्यों हो? देखिए, हाफामू विधानसभा में ठीक है, विक्रमादित्य मौर्य को टिकट नहीं मिला तो गुरु प्रसाद मौर्य को थोप दिया गया एक तरह से। या समझ लीजिए कि जो आज की राजनीति है, हो सकता है अपना लेन देन जो भी मामला चल रहा हो, अब जगह के सुनाई पड़ता है पैसे पे टिकट मिल रहा है, ठीक है, तू आए, ठीक है, वो बसपा से आए, आज भाजपा में है, प्रत्याशी घूम फिर के तो वही है ना जो पहले भी विकास नहीं किया है, आज भी विकास कैसे करेंगे? तो पहले बसपा में रह के वो मंत्री भी रह के वहाँ का विकास कार्य नहीं करते तो आज कैसे करेंगे? जनता कैसे विश्वास करेगी उनकी? जात भी आदमी उनको पता है, ऊपर हाई लेवल पे हाई कमान को भी पता होगा कि भाभा विधानसभा में तो मौर्य रहते हैं, तो मौर्य का वोट लेके जीत के दिखा दे, बाकी तो कोई नहीं देने वाला है। इस सरकार पर, मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की, योगी जी की, उन पर यह आरोप लगा है, विपक्षियों द्वारा लगाया गया है कई बार, कि ये ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। ऐसा कहा जा रहा है कि 700-800 ब्राह्मणों के आसपास इस सरकार में हत्याएं हुई हैं। ऐसे में आप खुद भी एक ब्राह्मण समाज से हैं, कितना मुश्किल है ब्राह्मण होकर इस सरकार के खिलाफ खड़े होना? देखिए, अब तो जात पात पे भरोसा करते नहीं, विश्वास करते नहीं है। हमारे लिए तो सभी सर्व समाज हमारे लिए ठीक है, सब इसी हिंदुस्तान में रहेंगे, इसी पापा मऊ में रहेंगे। लेकिन जहाँ तक है बीजेपी के ब्राह्मणों के मान और सम्मान की बात, तो वो तो कहीं न कहीं सही है, उसने मान सम्मान ब्राह्मणों का किया नहीं। और खास तौर से हम आ जाते हैं अगर फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र में, तो कम से कम नहीं तो 80 से 85 हजार ब्राह्मण वोटर है, और लेकिन इनको कोई ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं मिला। यादवों की पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनको कोई यादव कैंडिडेट नहीं मिला। अंततोगत्वा अंसार अहमद मुस्लिम को रहा है और यादवों के वोट के बल पे यादव बंधे हुए हैं, जबरदस्ती है उनके साथ कि आप दीजिए सपा को, नहीं दे रहे हैं। ये आपका बीजेपी इतने बड़े 4.5 लाख मतदाताओं के बीच में केवल मौर्य दिख रहे हैं, 20-25 हजार मौर्य है। और वो जानते हैं ब्राह्मण मजबूर है बीजेपी को वोट देने के लिए, लेकिन आज ब्राह्मण फाफामऊ विधानसभा का ब्राह्मण मतदाता कतई नहीं मजबूर है वो बीजेपी को वोट देने के लिए, किसी को भी वोट देने के लिए। आपका ये जो घोषणा पत्र है, इसमें आपने जो चुनावी वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है जी, उसमें अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो इसमें आपने लिखा है जाति धर्म संप्रदाय कोई मुद्दा नहीं जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति धर्म संप्रदाय ही तो मुद्दा है, ये कैसे संकल्प ले लिया आपने? मैं हमारे लिए जाति धर्म संप्रदाय कोई मुद्दा नहीं है, बाकी पार्टियों बांटो जात राज करो, ये उनका चल रहा है। हमारा तो अगर सही ढंग से पूछा जाए तो मैं चाहता हूँ कि सभी निर्दलीय चुनाव लड़े, अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी ताकत दिखाएं और हमेशा बने रहे। हम तो इसमें घोषणा पत्र में ये भी लिखा है कि राजनीतिक पार्टियों का कोई मतलब नहीं है, और संविधान भी कहता है कि राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब नहीं। 403 विधानसभा क्षेत्र है, 403 सदस्य चुन के आएंगे और सरकार बनाएंगे, लेकिन इन लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बना करके देश पे कब्जा कर रखा है, जबकि राजनीतिक पार्टियां होनी ही नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। सब निर्दलीय चुनाव है, सब निर्दलीय चुनाव है। दलीय व्यवस्था समाप्त हो, जी हाँ, ये हमारा घोषणा पत्र में भी है, दलीय व्यवस्था समाप्त हो, ये हमारा घोषणा पत्र में भी है। ये हमने जो प्रस्तावना में अपना भाव व्यक्त किया है, इसमें भी हमने कहा है हम चाहते हैं कि हमारे देश में अगर निर्दलीय सब चुनाव हो
तो कम से कम नहीं 1000 मोदी, 1000 अखिलेश, 1000 मायावती हमारे देश में है। केवल एक मोदी से काम नहीं चलने वाला है। अगर निर्दलीय चुनाव हो तो एक से एक अच्छे लोग सामने आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो हजारों मोदी का काम करेंगे। लेकिन नहीं, बस मोदी के आश्रय बैठे हैं, कोई मायावती के आश्रय बैठा है, कोई क्या कहते हैं अखिलेश के आश्रय बैठा हुआ है। दूसरा पनप नहीं सकता है, तीसरा आ नहीं सकता है इनके आगे। ये समस्या है। अच्छा, इसमें आपने 9वां अंक दिया है जीएसटी कर प्रणाली में सुधार, जी, तकनीकी झंझटों से छुटकारा। जी, जीएसटी तो केंद्र का मुद्दा है। केंद्र का हो, सेंट्रल स्टेट का भी है, केवल केंद्र का नहीं है। स्टेट जीएसटी अलग लगती है, सेंट्रल जीएसटी अलग लगती है। जीएसटी कानून थोड़ा सा बहुत क्लिष्ट बनाया है, जो आम जनता के या आम व्यापारी को समझ लीजिए कि उनके समझ के बाहर है। अगर वो किसी से सहयोग न ले तो अपना रिटर्न कायदे से भर नहीं सकते हैं। और मुख्य चीज है गवर्नमेंट को टैक्स लेना। तो टैक्स के लेने का सीधा रास्ता भी हो सकता है, घुमा के टैक्स लेना और सीधे रास्ते से टैक्स लेना कितना आसान हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि टैक्स आप लीजिए, टैक्स के बगैर गवर्नमेंट नहीं चलेगी, देश नहीं चलेगा। टैक्स आप लीजिए लेकिन सीधे रास्ते से। अच्छा, ये जो चुनावी वादे किए हैं आपने, इसमें कहीं पर भी आपने किसी भी फ्री मुफ्त कुछ भी देने का वादा नहीं किया है। और जितनी राजनीतिक पार्टी हैं वो इस समय सब कुछ मुफ्त कर देना चाह रही हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो, खाना हो, पीना हो, गाड़ी हो, स्कूटी हो, लैपटॉप हो, सब कुछ फ्री। आप नहीं देंगे कुछ भी फ्री। फ्री वाला कंसेप्ट तो बहुत खराब है। आज फ्री कंसेप्ट की वजह से ही बहुत सारी समाज में बुराइयां भी आ रही हैं। एक को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तीसरे को मिल रहा है, चौथे को नहीं मिल रहा है। आधे लोग गाली देने वाले हैं, आधे लोग पाने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट भी बहुत खराब है। हम कहते हैं कि स्वच्छ राजनीति किया जाए और सबको समान रूप से सारी सुविधाएं जो भी सरकार की है या ब्लैक की है, विधायक की है, उनको अगर मिलता रहे, हमारे ख्याल से कोई भी फ्री चाहेगा नहीं। कोई चाहता भी नहीं है कि हमको फ्री मिले। लेकिन जो हमारी मेहनत का है, अगर वो हमको मिल जाए तो हमको फ्री की बिल्कुल जरूरत नहीं। किसानी का पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, न गवर्नमेंट के रेट से मिल रही है, न ठेकेदार के रेट से मिल रहा है। तो मजबूरी है, ठीक है, फ्री का मिल रहा है, खा रहे हैं लोग। जब तक देखे तक कितने दिन चलता है। रोजगार का जो मुद्दा है इस सरकार में, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि विपक्षियों द्वारा कई बार उठाया गया है। अभी हाल ही में देखा गया कि आरआरबी और एनटीपीसी में स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके से प्रशासन का व्यवहार रहा, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे घोषणा पत्र में 100% रोजगार के लिए प्रयास करना है। एक आदमी के लिए नहीं, अंगूठा छाप से लेकर हायर एजुकेशन तक के लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार मतलब नौकरी ही नहीं होता है, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको अगर उपलब्ध करा दिया जाए, सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, वो अपना रोजगार तो स्वयं डेवलप कर लेंगे, वो अच्छे ढंग से निभा लेंगे। और ये सभी को दिया जा सकता है। अंगूठा छाप के लिए भी व्यापार हमारे रोजगार हमारे देश में है, हमारे सिस्टम में है। हायर एजुकेशन के लिए भी सिस्टम में है। वो घर बैठे अपना काम वो डेवलप कर सकते हैं, बशर्ते कोई यूनिट हो उनको समझाने वाला, बताने वाला, उनको सहायता देने वाला, सुविधाएं मुहैया कराने वाला, उसकी मॉनिटरिंग करने वाला। अगर 1-2 साल उनके साथ रख करके उनका काम जो उनकी इच्छा हो, जो उनका रुचि हो जिस व्यवसाय में, उस पर करके अगर उनको कर दिया जाए तो अपने आप डेवलप हो जाएंगे और सब काम कर लेंगे, कोई खाली नहीं रहेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो चाहती हैं कि आप घर बैठे खाइए, हम आपको अनाज पहुंचा रहे हैं, आप स्कूटी ना खरीदिए, हम स्कूटी पहुंचा रहे हैं, इंटरनेट आपको मिल ही रहा है, हम लैपटॉप भी दे रहे हैं साथ में, कहीं घूमने का मन करे तो हम पेट्रोल पहुंचा देंगे आपके पास महीने भर में एक बार। क्यों करेगा आदमी काम? वो सही तरीका नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगा। उससे आगे चल के देश का विकास बिल्कुल ठप हो जाएगा, आगे का देश नहीं बढ़ेगा और विकास बिल्कुल रुक जाएगा उस तरह से। अच्छा, सोशल मीडिया पे है आप? हाँ, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। सोशल मीडिया की जो कमान है इस समय,
चुनावों के दौरान वो दिखती है बीजेपी के हाथ में। इसमें एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो है काफी पीछे दिखाई देती हैं। आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, कैसे देख रहे हैं आप अपने आप को सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया की जो ताकत है, जो इसकी रीच है, उसको आप कितना समझते हैं? सोशल मीडिया की ताकत तो बहुत है, अपनी बात आसानी से पहुंचाने के लिए सही तरीका है। अब जैसे हम जैसे निर्दलीय लोगों के लिए तो उनका तो बड़े बड़े आईटी सेक्टर बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास तो वो आईटी सेक्टर है नहीं, हम अपनी बात 4-4.5 लाख मतदाता है फाफामऊ क्षेत्र में, मुश्किल से मुश्किल 50-60 हजार 1 लाख तक पहुंचा पाए होंगे, और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपना घर से घर मिल रहे हैं लोगों से, और अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। अब ये है, पैसे का खेल है, बड़ी बड़ी पार्टियों के पास अरबों पर करोड़ों रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, सही इस्तेमाल ये नहीं है। हमारे आपके मीडिया लोग भी जो है निर्दलीय को जल्दी कोई पूछता नहीं है, जा रहे हैं बड़े बड़े कवरेज कर रहे हैं, निर्दलीय अपना घूम रहा है बैग लेके, उससे कोई मतलब नहीं है। गलत तरीका है, जितना हमसे हो रहा है इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये है कि जिसकी जितनी पहुंच है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको अपना समय दिया। हमारी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों को भी, थैंक यू। 10 मार्च को खुलेगा पिटारा, कौन पहुंचेगा लखनऊ और कौन जाएगा विपक्ष की सीट तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए तालमेल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। नमस्कार।